गैस मॉलिक्यूल्स, वो आपके पास कितना होना चाहिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो होता है 1/3 रो VRMS। ठीक है, कि जो आपकी स्पीड है RMS स्पीड और डेंसिटी, उस पर क्या करता है, वो प्रेशर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर सकता है ना। तो इस प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू M, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू इसका मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, डेंसिटी। तो इस प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर शुड बी 1/3 NM VRMS। और RMS स्पीड किसके इक्वल होती है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज थी ना, इन्होंने 3 तरह की स्पीड्स के बारे में बताया था। इन स्पीड्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक इन्होंने बताई थी एवरेज स्पीड, और एक इन्होंने बताई थी पीक वैल्यू या मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम पीक स्पीड वो बोल सकते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज़्यादा जो स्पीड थी वो हमारे पास कितनी थी, तो जो VRMS स्पीड थी उसकी जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, 3RT/m0। 3RT/m कह सकते हो, m0 भी कह सकते हो। बस बाकायदा आपको ये याद रखना है, ये m क्या है, उसका मोलिकुलर मास। ये m उसका है क्या, मोलिकुलर मास। r क्या है, गैस कांस्टेंट, और t क्या है, टेम्परेचर। और हमेशा इस केस में टेम्परेचर आपको किस में लेना है, केल्विन में। हमेशा टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो ये आपके पास होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं कि जो एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है √8RT/m। इसको ये भी लिख सकते हो आप 3kT/m। ठीक है, और यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है होगी वो क्या होगी, 8RT/πm। ये m क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ये m क्या है, मॉलिक्यूलर मास। 8RT/πm, ये आपके पास क्या थी, एवरेज स्पीड। मैक्सिमम जो स्पीड थी वो क्या थी, √2RT/m। दैट शुड बी इक्वल टू √2RT/m। कैपिटल M है ये जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन से याद रखने हैं। एक तो प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है और कितने तरीके की स्पीड के बारे में डिस्कशन हुआ था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और पीक वैल्यू। ठीक है, आपके पास अगर मैं बात करूं, कुछ लॉ दिए गए थे। फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक गिवन टेम्परेचर पे आपका जो किसी भी मास के गैस मॉलिक्यूल्स का जो मास है या गिवन मास ऑफ द गैस है, वो उसका प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम के। कि एट अ गिवन टेम्परेचर जो प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल्स का या गैस का, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। इसका मतलब ये क्या हुआ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और देखो ऐसी इक्वेशन ऑफ स्टेट अपन ने किसके लिए की थी, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो थी वो मेनली आइडियल गैस के लिए थी। जो भी अजम्पशंस हम लेते हैं वो आइडियल गैस के लिए लेते हैं। सेकंड है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट अ गिवन प्रेशर, अब की बार क्या है, एक गिवन प्रेशर पे आपके पास जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। देखो यहाँ से हम अगर मैं बात करूँ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, 1/V। और ये आपके पास क्या है, प्रेशर का एक फॉर्मूला भी हमें पता है ना, 1/3 VRMS²। तो प्रेशर के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो उसके भी जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, VRMS² के। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करूं आपके पास चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, ये तो था वॉल्यूम के लिए कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर के लिए, तो हमारे पास क्या होगा कि एट अ गिवन वॉल्यूम जो प्रेशर होगा ऑफ मास का वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वो प्रोपोर्शनल किसके होगा,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इनकी ये जो कंडीशंस है ना, ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आजकल क्या है, एस्टेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का चलन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है, वो चारों लॉज की बारे में आपको बता दे और ये पूछ ले कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एट अ गिवन टेम्परेचर पे कौन किसके प्रोपोर्शनल है और कौन किसके प्रोपोर्शनल नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा इसका ब्रीफ व्यू दे रही हूँ। न्यूमेरिकल में ऐसा इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। इन पे बेस्ट न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं। VRMS स्पीड, एवरेज स्पीड, इन पे न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास अगर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है तो आपके पास जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस जो ऑक्यूपाई क्या कर रही है, सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द मिक्सचर। कि जो नेट प्रेशर होगा वो क्या होगा, हर एक गैसेस का जो प्रेशर इंडिविजुअल अप्लाइड होगा उसके सम के इक्वल होगा। बकायदा कंडीशन क्या है कि उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर क्या होगा, टोटल इंडिविजुअल जो भी गैस है जिनका मिक्सचर हमने बनाया हुआ है उनका जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उनका क्या होगा, सम होगा। तो ये आपके पास क्या था, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। एक बीच में हमने एक एवोगैड्रो लॉ ऑफ भी होता है, वो क्या कहता है कि एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। कि एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो इक्वल वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा, ठीक है। ये आप केमिस्ट्री में भी हमने 11th में पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। नेक्स्ट हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ गैस एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन। कि टेम्परेचर आपके पास क्या है, 300 केल्विन है। उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, RMS स्पीड। तो देखो RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या था, VRMS का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो VRMS इक्वल था 3RT/m। R क्या था, गैस मॉलिक्यूल, T इसने टेम्परेचर दिया है केल्विन में 300 केल्विन, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पुट कर देंगे वैल्यू 3 × 8.3 आपके पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन ओवर m उसका मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 483 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये TGT साइंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और PGT में भी पूछा हुआ है, दो कंपैरिजन में भी पूछा हुआ है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन जिनके बहुत फेवरेट है, जिनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो ना, ये क्वेश्चन तो एस्टेट के ये मान के चलो जी जान ही है ना। इसमें क्या कहा है, इसने कहा एक मर्करी मोनोमीटर है जो कंसिस्ट करता है 2 इक्वल आर्म ऑफ अ इक्वल क्रॉस सेक्शन। आपने ना BSc फर्स्ट ईयर में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम विस्कोसिटी निकालते हैं और जिसमें हम U-ट्यूब लेते हैं ना, ऐसे ऐसे करके एक U-ट्यूब लेते हैं और उसमें ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम क्या निकालते हैं, उसमें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालते होते हैं, है ना। ऐसा एक आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ। तो इसने कहा है कि एक मर्करी मोनोमीटर है जो कंसिस्ट करता है 2 इक्वल आर्म ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा आपके पास एक मोनोमीटर है जिसकी एक की लेंथ क्या है, 100 सेंटीमीटर हाइयर की, और लोअर वाले की क्या है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि ये जो दो ओपन एंड्स है ना, ये सील्ड किए हैं मैंने एक विद एन एयर इन द ट्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर कितना लगाया, 80 सेंटीमीटर का प्रेशर लगा के मैंने इसमें क्या फिल कर दिया, मर्करी। तो मर्करी इसमें डालने की वजह से ये जो आपका हाइट है वो रेज हो जाएगी। तो इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ मर्करी इज नाउ इंट्रोड्यूस इन अ मैनोमीटर थ्रू द स्टॉपकॉक कनेक्टेड टू इट। एक स्टॉपकॉक लगाई है जिसकी हेल्प से मैंने इसमें मर्करी डाली तो ये लेवल राइज हो गया। अगर मर्करी का जो लेवल राइज हुआ है वो शॉर्टर लेंथ में कितना राइज हुआ है, 10 सेंटीमीटर। शॉर्टर लेंथ में कितना राइज हुआ है,
10 सेंटीमीटर इन अ स्टेडी स्टेट। तो इसने पूछा है कि लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम राइजन इन द लॉन्गर ट्यूब का होगा, कि शॉर्टर ट्यूब में तो इसने बता दिया कि 10 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, राइज हो गया, और इसने पूछा क्या है कि लॉन्गर में कितना राइज होगा। तो कुछ इस तरह से इसका फिनोमेना बनेगा। देखो आपके पास क्या है, एक इसने यू ट्यूब आपके पास ले लिया कुछ इस तरह से, एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ से स्टॉप कॉक की तरह इसने मरकरी लगा दी। यहाँ पे इसने कहा कि जो ये कॉलम इंक्रीज हुआ ना, मान लेते हैं पहले इतना कॉलम था, अब ये कितना इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज हो गया है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी इंक्रीज हुई है, इसने कहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपकी पूरी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 50। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले इसकी राइजन से पहले की जो लेंथ है वो कितनी है, जो आपके पास मरकरी कॉलम इसमें राइज हुआ है सेकंड में, वो कितना हुआ है एल नोट। जो लॉन्गर आर्म है उसमें जो मरकरी के कारण जो राइजन हुआ है वो कितना हुआ है एल नोट, और इधर शॉर्टर लेंथ में कितना हुआ था 10, ठीक है। तो शॉर्टर आर्म के लिए आपकी कंडीशन क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसने कहा है शॉर्टर आर्म कितनी है 50 सेंटीमीटर की, और प्रेशर तो इक्वल ही लगा रहा है ना, 80 सेंटीमीटर से वो क्या कर रहा है, मरकरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके पास P1 प्रेशर, जो किसके इक्वल होगा, जितना राइज हुआ है और जितनी लेंथ है। तो 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और राइज कितना हुआ है 10, तो 50 माइनस 10, तो ये क्या बनेगा P1 इंटू 40, ये बनेगा 4000। तो ये आपका क्या बना 100 इज इक्वल टू P1। तो P1 प्रेशर जो किसमें है शॉर्टर लेंथ में, वो किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 कैसे निकालेंगे, सेम वही PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये P प्रेशर उसका लॉन्गर आर्म में दैट इज 80 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है, और लेंथ कितनी थी उसकी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने क्या कहा था, P2 प्रेशर है लॉन्गर आर्म में, और लॉन्गर आर्म की लेंथ कितनी है 100, और कितना राइज हुआ है एल नोट जो हमने माना है, उसमें तो हमें गिवन था कि 10 है, लेकिन यहाँ पे हमने खुद से एज्यूम किया है कि एल नोट वो मरकरी आने की वजह से क्या हो गया, रेज हो गया। तो ये कितना बनेगा 8000 इक्वल टू P2 100 माइनस एल नोट। अगर मैं उस पूरी कंडीशन को देखूं, भाई इस फिगर से हमारे पास प्रेशर P1 क्या है और प्रेशर P2 क्या है, तो P1 प्रेशर है शॉर्टर आर्म में और P2 प्रेशर क्या है लॉन्गर आर्म में। तो ये प्रेशर किसके इक्वल है, तो जो P1 प्रेशर है शॉर्टर आर्म का वो किसके इक्वल है, प्रेशर P2 प्लस जो लेवल उसने रेज किया है, हाइयर में कितना किया लॉन्गर ट्यूब में एल नोट, और माइनस शॉर्टर में कितना किया है 10 सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन से हमें पता है P1 की वैल्यू क्या है 100, दैट शुड बी इक्वल टू P2 प्लस एल नोट माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस P2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1110 माइनस एल नोट सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस P2 को ये इधर ले गया ना, मैं ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1110 माइनस एल नोट बन गया। इस P2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एल नोट में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एल नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इतना क्या हुआ है, रेज हुआ है किसमें, सेकेंडरी ट्यूब में। जो हमने एल नोट माना था ना, वही तो क्या था सेकेंडरी ट्यूब में रेज था, जिसकी वैल्यू क्या है 15.5 सेंटीमीटर। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड की फॉर्म में मैंने इसको करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये 21 में आया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है इस पे अब की बार हो सकता है, हम एज्यूम ही कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि इस पे अगर आपकी, जैसे ये तो एक जर्नल आपके पास रिजल्ट निकलेगा, इस जर्नल रिजल्ट पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है। वो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी मेरे चैनल के, और आप सॉल्व करके बताना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 3 है, फिगर शोज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में मैंने इसको सिलेंड्रिकल वेसल को सेपरेटेड किया हुआ है बाय अ फ्रिक्शन लेस पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम में क्या है कि जो लेंथ ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ 2 वेसल्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कितने मोल आइडियल गैस है 1 मोल एट अ सेम टेम्परेचर। देन द मास ऑफ पिस्टन इज, यहाँ पे दे रखा है इसने, पिस्टन से ऊपर वाले हाफ की जो लेंथ है वो L1 है, और नीचे वाले हाफ की जो लेंथ है वो क्या है L2 है। और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द पिस्टन
हमें निकालना है। तो देखो L1 लेंथ है ऊपर वाले पिस्टन की और L2 लेंथ है नीचे वाले पिस्टन की। तो पिस्टन पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, अगर हम बात करें कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, दो पार्ट हो गए ना, एक सिलेंडर का अपर पार्ट है और एक सिलेंडर का क्या है, लोअर पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो L1 है इसके गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे फ्रिक्शन जो पिस्टन है इस पर क्या करेंगे, एक प्रेशर लगाएंगे। ये प्रेशर किसके इक्वल होगा, P1 इंटू ए मान लेती हूँ। ये जो फोर्स लगाएंगे वो किसके इक्वल होगा, P1 इंटू ए, या फिर प्रेशर कितना लगाएंगे, P1, ए क्या है इसका एरिया। ठीक है, सिमिलरली ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है P2 आर्म में, वो भी क्या करेंगे, इस पिस्टन पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, अगर इसका प्रेशर P2 है और एरिया क्या है, A है, तो आपके पास फोर्स कितना लगेगा, P2 ऑफ A। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसमें एक अनदर फोर्स भी लगेगा, क्या, डाउनवर्ड वेट। डाउनवर्ड वेट भी लगेगा ना, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, अपर हाफ में है और वो क्या कर रहे हैं, अपने लोअर में एक फोर्स लगा रहे हैं P1A, तो एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगाएंगे जो क्या होगा, उनका वेट। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट की वजह से एक तो वेट लगेगा और एक क्या लगेगा, P1A प्रेशर, सॉरी फोर्स, गैस मॉलिक्यूल की वजह से। सिमिलरली सेकेंड हाफ के जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस पे कितना प्रेशर फोर्स लगाएंगे, P2 ऑफ A, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1 ऑफ A, डिफरेंस ऑफ प्रेशर इनटू A। हमें पता है आइडियल गैस बोला है ना इसने, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। अगर मैं अपर वाले हाफ की बात करूं तो P1 V1। टेम्परेचर इसने क्या कहा है कि कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एट सेम टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं अगर स्मॉल में लिख लूँ तो ये P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT बाय V1। सिमिलरली P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT T तो सेम है ओवर V2। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, ये क्या आ जाएगी, mg दैट इज इक्वल टू, R बाहर कॉमन आ जाएगा, T भी कॉमन आ जाएगा, ये क्या बनेगा, 1/V2 माइनस 1/V1 इंटू A, इंटू क्या होगा, A। और हमें पता है V2 क्या होता है, वॉल्यूम सेकेंड पार्ट का, जो किसके इक्वल होगा, A, एरिया तो सेम है, लेंथ L2, ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू L1। तो यहाँ पे पुट कर दो, A कॉमन निकल जाएगा, A से A कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा, RT 1/L2 माइनस 1/L1। मास पूछा था तो G क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, RT/G 1/L2 माइनस L1, है ना, ये आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन मैंने सेम ही लिख दिए, कोई ना, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही नहीं करना, अगर आपको ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। जब भी हमेशा ऐसे केस आता है, देखो अगर कोई बच्चे ये कहते हैं मैडम ये मैं वो नहीं कर पा रहा कि वेट भी लगेगा, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सिर्फ प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को कंक्लूड करते हैं। तो देखो बेटा, इसने पूछा क्या हुआ है, मास पूछा हुआ है, मास लाओगे कहाँ से तुम, है ना। तो यहाँ पे एक वेट क्या लग रहा है, डाउनवर्ड एक वेट लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अगर आपको ये L1 और L2 की वैल्यू दे दे और फिर मास पूछ ले तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्योंकि R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। L2 और L1 की वैल्यू सिर्फ आपको पता होगी तो भी आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन मैं देने की सोच रही थी कि कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। देखो भाई, इसकी स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है। क्वेश्चन क्या है कि एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है जिसको मैंने कन्फाइन किया है एक सिलेंडर में। ये एक सिलेंडर है जिसमें मैंने आइडियल मोनो एटॉमिक गैस को कन्फाइन किया है, और फिर उस पर क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया, और स्प्रिंग को आगे मैंने क्या किया है,
किसी रिजिड से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस स्प्रिंग जो मैंने लगाया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 8.0 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसने कहा कि इनिशियली गैस का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 2.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। जब ये स्प्रिंग क्या है रिलैक्स्ड स्टेट में है या फिर क्या है कांस्टेंट स्टेट में है, मतलब ये हिल ही नहीं रहा है स्प्रिंग जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा। तब हमारे पास हमें क्या निकालना है, इसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो अब ये कितना स्लोली मूव कर रहा है 0.1 मीटर, ठीक है। इसने क्या किया कि गैस मॉलिक्यूल को हीट किया और स्मॉल हीटर की वजह से तो पिस्टन मूव किया, ठीक है। हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस और इसने कुछ कंडीशंस दी है कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का वो है 8000 न्यूटन पर मीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसने कहा है कि जो पिस्टन है वो क्या है फ्रिक्शन लेस है, थर्मली इंसुलेटेड है और कोई फोर्स अनदर फोर्स क्या नहीं हो रहा है इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो शुरू में इसने दिया क्या क्या हुआ है वो हम शुरू में नोट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो आपके पास गिवन है, एक तो एरिया गिवन है ना, और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, इनिशियल प्रेशर भी आपको गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 8.0 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1 भी गिवन है 3 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है। इनिशियल प्रेशर इसने गिवन दिया है आपको 1.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू दी है 8000, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम भी दिया है कितना V1 दैट शुड बी इक्वल टू 2.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। और इसने फाइनल टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। तो देखो इनिशियल में क्या होगा, शुरू में क्या कंडीशन है आपके पास, शुरू में तो जो प्रेशर है वही लग रहा है क्योंकि कोई और प्रेशर या फोर्स किसी की वजह से एग्जर्ट नहीं हुआ। लेकिन फाइनल में क्या हुआ P1 तो यही रहेगा, P2 आपके पास अगर मैं फाइनल प्रेशर की बात करूं तो फाइनल प्रेशर कितना होगा P1 तो है ही है, प्लस में आपके पास एक अनदर फोर्स होगा क्या कि ये जब पार्टिकल क्या करेंगे इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। जब ये डिस्टेंस मान लेते हैं x डिस्टेंस मूव किया तो इस पर कितना फोर्स लगा k × x, क्योंकि ये कैसा मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल ऑफ को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे k, तो ये फोर्स हो गया k। लेकिन हमें तो प्रेशर के फॉर्म में चाहिए तो फोर्स अपॉन एरिया वो क्या होता है प्रेशर, तो ये क्या बनेगा kx/a। तो फाइनल जो आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा इनिशियल प्रेशर प्लस इस स्प्रिंग की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो इस स्प्रिंग पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल दैट इज kx/a। देखो x की वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज 0.1 मीटर, k की वैल्यू भी आपको गिवन है और a की वैल्यू भी गिवन है और P1 आपको पता है तो P2 यहाँ से निकल जाएगा इजिली। आप वैल्यू पुट करोगे तो P2 की वैल्यू निकल जाएगी जो अप्रोक्सीमेट किसके आएगी 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पुट करके भी देख लेना चाहिए आप। सेकेंडली हमारे पास क्या है इनिशियल वॉल्यूम तो आपको गिवन है, दिस वन इज द इनिशियल वॉल्यूम, दिस वन। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है x और स्प्रिंग का एरिया आपको दिया है तो a × x, तो फाइनल वॉल्यूम भी निकल जाएगा V2 जो किसके इक्वल है 3.2 × 10⁻³ जब आप पुट करोगे वैल्यू तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए T2 कैसे निकालोगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास ये क्या होगा P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 बाय T1 क्योंकि R क्या है कांस्टेंट दैट शुड बी इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो यहाँ से सारी वैल्यूज आपको पता है P1 भी पता है V1 भी पता है P2 भी पता है V2 भी पता है और T1 भी पता है, तो T2 निकाल लोगे ना तो T2 निकल जाएगा आराम से, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 800 केल्विन। बस हमें ये समझना था इतनी बड़ी स्टेटमेंट में इसका मतलब क्या था कि कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तभी मैंने आपको कहा था ना कि डाल्टन्स लॉ ऑफ द प्रेशर
का जो नियम है, इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप कोशिश करना अपनी तरफ से भी ट्राई करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग हर ईयर में मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन देने का इनको बहुत ही फोबिया है एस्टेट वालों को, तो ऐसे थोड़े से ट्राई कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट अ रूम टेम्परेचर आपको गिवन है। RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट अ सेम टेम्परेचर क्या होगी? तो RMS स्पीड किसके इक्वल होती है? दैट शुड बी इक्वल टू √3 RT बाय मोलिकुलर मास। इसका मतलब VRMS किस पे डिपेंड कर रही है? 1 बाय √m। तो ऑक्सीजन के लिए m0 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए 1 बाय √m ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो, दैट शुड बी इक्वल टू VH इज इक्वल टू V0। और यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर ऑक्सीजन का आएगा और नीचे हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, हाइड्रोजन का कितना? 2, 32 बटा 2 16, 16 का √4 और 4 V0। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? उल्टा आएगा ना, VMH बाई m0, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या आएगा? नीचे कितना आ जाएगा? 1/4 V0 बाई 1/4, मतलब 500 बटा 4। दैट शुड बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 125 मीटर पर सेकेंड, है ना? इतना ही आएगा अप्रोक्सीमेट। आप कैलकुलेट भी कर लेना, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो। ये फॉर्मूला बेस्ड था। आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बार इजी पैटर्न आता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। PV बाई KT रिप्रेजेंट्स। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि K किस किस का होता है। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन किसके इक्वल होती है? PV इज इक्वल टू nRT, है ना? और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स का होता है n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। वही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस गैस में ओवर एवोगैड्रो नंबर, n0 लिख सकती हूँ मैं, जिसको इनटू क्या है? RT। और R बाई n0 किसका रेशियो होता है? K का। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स PV बाय, इधर है PV और R बाई n0 मैंने क्या बताया? K। तो PV बाई KT किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दैट केस, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस गैस में, वो आपके पास क्या होगा? PV इज इक्वल टू KT। तो आपने आज हमने थोड़े ही क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जितने मतलब ये टॉपिक्स हैं उनसे जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा सकूँ, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो ऐसे भी निकल जाएंगे। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हो तो वो हम डिस्कस करें तो बेस्ट हो। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करके देखा करें, और वैसे ये भी सफिशिएंट इनफ है। मैं मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँ कि जो एक्सपेक्टेड हो, जो आ सकते हो, है ना? तभी हमारी इस सीरीज़ का फ़ायदा है कि आप लोग मुझे ये बोलो कि मैडम देखो आपने ये क्वेश्चन उस सीरीज़ में करवाया था और ऐसे का ऐसा हमें मिल गया। तो ये जो बात है, इसको सुनने के लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रही हूँ, और अच्छी से अच्छी जो सीरीज़ में इस सीरीज़ को बना सकती हूँ उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। अब 2 लेक्चर हो रहा है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स लगभग मैं कवर करवा दूंगी। एक इसमें मैं कैलोरीमेट्री पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कल हम कैलोरीमेट्री करेंगे। और एक लेंथ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह है, कोई छोटे मोटे टॉपिक्स जो भी है। तो 5 दिन की क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवा दूंगी। तो यहाँ से अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी अच्छे से बनते हैं तो बेस्ट होगा, हो सकता है 3 भी बन जाए, है ना? तो मेरी तरफ से मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप बस पॉजिटिव कमेंट करें और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिजिक्स विद मुमता, ठीक है? स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।